हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है, जिसे हम शॉर्ट में ओएसएससी कहते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस वैकेंसी को आखिर कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, और सिलेबस क्या है, डिटेल में बताता हूँ। ओडिशा स्टेट सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग ओएसएससी भी कहते हैं, इसके द्वारा ये फॉर्म मांगा गया है। अप्लाई जो पोस्ट है वो आपका, बेसिकली जो पोस्ट है वो जूनियर माइनिंग ऑफिसर का है। सबसे पहले आपको इनिशियल अपॉइंटी के अंडर में रखा जाएगा, है ना, उसके बाद यानी ग्रुप सी में, उसके बाद फिर आपको ग्रुप बी में प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको ग्रुप बी का पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो जॉब है, ये स्टार्टिंग में एक, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ग्रुप बी वाला ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बेसिस पे है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि पीरियड कितना है कॉन्ट्रेक्चुअल वाला, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बेसिस पे है फिलहाल। चूंकि यहाँ पे पीरियड नहीं लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि जॉब का जो लाइफ है वो काफ़ी लंबा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बेसिक कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो पोस्ट है वो जूनियर माइनिंग ऑफिसर का है। शुरू में अपॉइंटी में रखा जाएगा, यानी ग्रुप सी में रखा जाएगा, फिर आपको ग्रुप बी में प्रमोट कर दिया जाएगा 1 साल 1.5 साल के बाद। जो भी उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका एप्लीकेशन डेट 28/9/2022 से स्टार्ट होता है, तब से लेकर के आपका 27/10/2022 तक, यानी 27 अक्टूबर तक इसका डेट है। कौन अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी पे चलते हैं। इसका सैलरी भी यहाँ पे दिया हुआ है, सैलरी 25,300 रुपया, ये कॉन्सोलिडेटेड है, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड है मतलब मोटा मोटी सैलरी इसमें बताया गया है पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका ये सैलरी होगा, 25,300 रुपया सैलरी होगा, ठीक है। इस टाइम आप ग्रुप बी में रहेंगे, उसके बाद ग्रुप सी में रहेंगे, उसके बाद फिर आपको ग्रुप बी यानी जूनियर माइनिंग ऑफिसर में अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम आपका सैलरी कुछ अलग होगा, 25,300 नहीं होगा। ये सिर्फ पहला साल के लिए। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीट भी, चलिए सीट आ गया तो सीट भी डिस्कस कर लेते हैं कितना सीट है। जूनियर माइनिंग ऑफिसर का 5 सीट है एससी के लिए, 7 सीट है एसटी के लिए, एसईबीसी यानी स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए एक भी सीट नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 सीट है, टोटल सीट 26 है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक सीट है, यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए एक सीट है, स्पोर्ट कोटा नहीं है, एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं है, और ईएसएम कोटा मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन वाला नहीं है। चलिए अब बात है कि इसमें आखिर कौन आएंगे, ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इसमें कौन आएंगे। तो जो भी ओडिशा स्टेट के निवासी होंगे, जिनके पास डोमिसाइल यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, वो एससी एसटी कैटेगरी वाला जो है आपका वैलिड होगा। अगर आप सेंट्रल लेवल पे बनाए हैं तो यहाँ पे आपका वैलिड नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप भर सकते हैं जी, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा रखा गया है कि मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपको सीट पता चल गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी यहाँ कैटेगरी देखिए, एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रखा गया है उसमें हियरिंग इम्पायर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग विथ सूटेबल एसिड एड लिखा हुआ है, मतलब एक सीट का वैकेंसी है। जिसको थोड़ा सा कम सुनाई पड़ता है उनके लिए एक सीट का वैकेंसी रिजर्व रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। कौन भर सकते हैं, जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है भर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा है कि आप उड़ीसा से ही मतलब उड़ीसा का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या पंजाब का है या कहीं का भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे खाली बोला गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब पूरा भारत के आदमी कोई भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो घुमा फिरा के इसी और इशारा करता है कि जो बच्चे उड़ीसा के हैं वही भर सकते हैं। क्या घुमा फिरा के इशारा करते हैं समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कोई इंडियन सिटीजन है जिसका गुड कैरेक्टर है वो भर सकते हैं, साउंड ऑफ हियरिंग वाले हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है। मैरिड अगर है, जिसका एक से ज़्यादा बीवी नहीं है वो भर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी यूपी पीएससी लेवल के होते हैं, यूपीपीएससी कह रहा हूँ, सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
ये दोनों का जो भी फॉर्म निकलता है उसमें जो भी मैरिड अगर है और एक से ज़्यादा बीवी है वो नहीं भर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। बाकी उसके बाद बोला गया है मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली। मतलब ये हुआ कि आपको ओडिया भाषा बोलने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए। मतलब रीड राइट तीनों आना चाहिए, तब जाके आप भर सकते हैं। उसके बाद भी कंडीशंस है कुछ अप्लाइड। क्या कंडीशंस है? मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। यानी कि आप 8वां क्लास तक, 8वां क्लास तक, ठीक है ना, मिडिल शायद 8वां या 10वां हो जाता है, इसमें आपका ओडिया एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक सब्जेक्ट ओडिया होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है एचएससी यानी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी 10th वाला को कहा जाता है, 8 वाला को आपका मिडिल कहते हैं हम लोग, मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल मतलब 8वां क्लास में उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए। 10वां क्लास में बात करें तो उड़िया मीडियम होना चाहिए आपका, है ना। लॉन्ग नॉन लैंग्वेज भी रहेगा तो चलेगा, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि उड़िया लैंग्वेज फाइनल एग्जामिनेशन जो क्लास 7 का है उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मस्ट हैव पास्ड ए टेस्ट इन ओडिया इन मिडिल स्कूल, या ऐसा बोला गया है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो 8वां क्लास, 7वां क्लास, 10वां क्लास, इसमें ओडिया सब्जेक्ट आप लिए हो, वन ऑफ द एक पेपर सब ओडिया हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, या तो आप, एक सेकेंड समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा हमको मिसकंसेप्शन हो गया था। या तो 8 क्लास में आपका एक ओडिया सब्जेक्ट होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं। या तो 10 क्लास में आपका ओडिया एक पेपर होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं। या तो 7 क्लास में आप फाइनल एग्जाम जो दिए होंगे उसमें ओडिया लैंग्वेज से दिए होंगे, नहीं दिए हैं कोई बात नहीं। आप ओडिया मिडिल स्कूल में कोई ना कोई एक पेपर पास किए होंगे, तभी आप भर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसी और इशारा करता है कि आप उड़ीसा से अगर पढ़े लिखे हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है, मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या होता है समझते हैं एक बार शॉर्ट में। अगर आपका 75% प्लस का स्कोर है तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन, ओके। इसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके बाद अगर आपका 65% टू 75% के बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। कोई कोई बोर्ड में ये 65 की जगह पे 60% भी है, तो ये बोर्ड टू बोर्ड डिफर करता है, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग नियम होता है। अगर आपका 65% से कम है या 60% किसी किसी बोर्ड में उससे कम है, तो ये आपका सेकेंड क्लास माना जाता है। ये 55 या 50% के आसपास होता है, किसी में 55 है किसी में 50, यानी कि 50% या 55% से 65% या 60% के ऊपर है आपका, इसी के बीच में स्कोर है, तो आपका सेकेंड क्लास डिप्लोमा माना जाता है। तो बोला गया है कि सेकेंड क्लास कम से कम होना चाहिए डिप्लोमा, यानी 50% या 55% के ऊपर आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 ईयर सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। मतलब 3 ईयर डिप्लोमा है तभी आप भर सकते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। एज के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के बोला गया है कि 21 साल से 38 साल के बीच है, जनरल कैटेगरी भर सकते हैं। बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स होगा एससी कैंडिडेट को लेके, एसटी कैंडिडेट को लेके, ओबीसी कैंडिडेट को लेके, ईबीसी कैंडिडेट को लेके, उसके हिसाब से उसका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अपर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए, जितना भी चीज़ कंसिडर हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो एक सॉरी यहाँ पे फॉर्म का डेट यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है, तो फॉर्म भरने का डेट आप मान के भर सकते हैं, स्पष्ट कर देना चाहिए लेकिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में एक आपका एग्जाम होगा स्टेज 1 जिसमें 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। ये आपका पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन होगा, पेन एंड पेपर होगा। यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है एमसीक्यू टाइप, तो हो सकता है कुछ एमसीक्यू पूछे, कुछ स्पष्ट करे, अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि इसका डिटेल सिलेबस भी निकालने के चांसेस हैं, तो जब निकालता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल सिलेबस पे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों माइनिंग से रिलेटेड ही होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछता है सर, इसमें कुछ नहीं पूछता, मैं दिखाऊंगा आपको।
ये जो एग्ज़ाम है ना, ये पहला स्टेज आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपका माइनिंग, सर्वेइंग है ना, ये सब अच्छा है, ठीक है? तब पेन एंड पेपर एग्ज़ामिनेशन होगा, 200 नंबर का पेपर है। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट तय किया जाएगा और मेरिट तय करने के बाद जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है उसमें 1:2 रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर एक सीट के लिए 2 गो बच्चा को बुलाया जाएगा, 2 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है? एक सीट के लिए। तो ये इसी दोनों पेपर पे डिपेंड करता है। ये दोनों एक ही एग्ज़ाम है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, हो सकता है शिफ्ट-शिफ्ट में हो, लेकिन एक ही दिन एग्ज़ामिनेशन होगा। 100-100 नंबर का है, यानी टोटल 200 नंबर का आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। इस 200 नंबर से आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट से आपको एक सीट के लिए 2 बच्चा को बुलाया जाएगा, ठीक है? कॉल आपको मेल पे किया जाएगा, आपको कोई भी भेजा नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए। उसके बाद आपका अगर फाइनल होता है तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है, देन आप सिलेक्शन कर जाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर सब कुछ के बारे में बोला गया है कि हम मेल ही करेंगे, सब कुछ मेल करेंगे, है ना? चलिए अब डायरेक्टली हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। एनेक्सर 1 ऑनलाइन कैसे भरना है इसमें दिया हुआ है, आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ डिटेल सिलेबस पेपर 1 का, फिर नीचे है पेपर 2 का। पेपर 1 में सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी है, इसका अलग अलग पैट्रीज है, इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सब आ जाता है सरफेस में, यानी ओपन कास्ट पूरा जो सेक्शन है जिसमें ओपन कास्ट का बेंच स्लोप एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग मैगजीन ड्रिलिंग सब कुछ आ जाता है, तो खासकर इसमें ब्लास्टिंग वाला चीज़ ज़्यादा आता है। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें वुडन पिलर लॉन्ग वाल थिक सीम हॉरिजॉन माइनिंग हाइड्रोलिक स्टोइंग न्यूमेटिक स्टोइंग है ना, स्टोइंग वाला सब्सिडान साफ सिमटिंग सब कुछ इसी में आ जाता है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में, ठीक है? तो कोल माइनिंग के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। माइनिंग वेंटिलेशन में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। कोर्स कंटेन एयर क्रॉसिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन बूस्टर फैन ऑक्सिलरी वेंटिलेशन सर्वेइंग लीकेज ऑफ माइन एयर, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। माइन हजार्ड एंड सेफ्टी में आपका बहुत सारा माइन गैसेस वगैरह सबका जाता है। नॉइज़ है माइन से रेस्क्यू रिकवरी है इनंडेशन है एक्सप्लोसिव है, मतलब कुल मिलाकर के वॉल्यूम 2 का अच्छा खासा पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। माइन मशीनरी में वाइंडिंग रॉप का टाइप्स है। हेड गियर है, मतलब कुल मिलाकर के वाइंडिंग और हॉलेज वाला पूरा सिस्टम इसमें आ जाता है, ठीक है? माइन मशीनरी में। और पिट और सर्किट का लेआउट है, ठीक है? ये सब आ जाता है इसमें। अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग का भी कुछ पोर्शन इसमें दिया हुआ है, तो आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक्सेस टू ओर बॉडी डेवलपमेंट इन अंडरग्राउंड मेटल माइंस गिव ए कंपैरेटिव एंड स्टडी विद डिफरेंस इन कोल एंड मेटल माइनिंग, मतलब कुल मिलाकर के मेटल का भी आपको बेसिक आइडिया रखना पड़ेगा। जो अलग अलग मेथड होते हैं एलिमेंट क्लाइंबर है स्टॉपिंग है श्रिंकेज बहुत सारा है, आपको याद रखना पड़ेगा। मिनरल ड्रेसिंग है, ये भी आपका मेटल सेक्शन में ही आता है ना? इसमें जनरली मेटलर्जिकल सेक्शन का भी कुछ पार्ट दिया है, फोर्थ फ्लोटेशन ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है? मटेरियल हैंडल एंड लॉजिस्टिक, ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है? इनंडेशन टू सरफेस अंडरग्राउंड हॉले सिस्टम कन्वेयर लोकोमोटिव एरियल रॉपवे, ये सब आपका एस घातक वाला किताब में शायद मिल जाएगा, ठीक है? मे बी वॉल्यूम 3 में मिल जाए। पेपर 2 जो होगा आपका, ठीक है? पेपर 2 भी आपका बेसिकली माइन सर्वे के बारे में है। माइन लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी में क्या क्या पढ़ना है, माइंस एक्ट है माइंस रूल है कोल माइंस रेगुलेशन है इंडियन रेस्क्यू रूल है इंडियन एक्सप्लोसिव रूल है 2008 वाला, है ना? इसको हल्का आइडिया रखना है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है इसका चैप्टर नंबर 9 जिसमें माइंस के बारे में दिया है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? माइन सर्वे यहाँ पार्ट 2 भी आता है। माइन लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी एडवांस माइन सर्वे, है ना? और इन्वायरमेंट का कुछ रिलेटेड बेसिक चीज़ें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ह्यूमन पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट है सोशल इशू है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है बायोडाइवर्सिटी है सिस्टम, ये सब बेसिकली इन्वायरमेंटल का पार्ट आता है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसका डिटेल में चाहते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होगा और सिलेबस एग्जाम पैटर्न कितना नंबर एमसीक्यू सब, तो उस पर अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और जो इस फॉर्म को भर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी उड़ीसा के होंगे इसको सर्कुलेट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग टिल देन जय हिंद।